कहानी भविष्य में सैकड़ों साल आगे की है, जब इंसानों ने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि वह अब रहने लायक नहीं बची थी। वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि अगले 100 वर्षों के भीतर पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए एक विशेष स्पेसशिप आर्क-1 का निर्माण किया गया, जिसे एक दूरस्थ ग्रह प्रोक्सिमा बी पर कुछ चुनिंदा लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में मिशन सही तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद जहाज में एक तकनीकी खराबी आ गई। इस गड़बड़ी के कारण एक भारी लोहे की बीम एक पोर्ट पर गिर गई, जिसमें लेफ्टिनेंट शेरन लूथर गहरी नींद में थी। लेफ्टिनेंट स्पेंसर लूटन को बताया। इसके बाद दोनों ने बाकी क्रू को बचाने का प्रयास किया। जब सभी अपने हेलमेट पहनने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रेंट नाम के एक क्रू मेंबर ने देखा कि एक बड़ी लोहे की बीम कैप्टन के पोर्ट पर गिरी हुई थी, जिससे उन्हें बाहर निकालना असंभव हो गया था। ब्रेंट ने बीम हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। शेरन ने स्थिति को भांपते हुए पहले ब्रेंट को हेलमेट पहनाया और उसे वहां से खींचकर बाहर ले आई, क्योंकि अब किसी भी हालत में कैप्टन को बचाना संभव नहीं था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद सभी ने अपने हेलमेट हटा दिए। शेरन और स्पेंसर ने इस घटना की सूचना कमांडिंग ऑफिसर को देने का फैसला किया, लेकिन जब वे उनके कैबिन तक पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि स्पेसशिप का एक बड़ा हिस्सा गायब था और कमांडिंग ऑफिसर भी लापता थे। अपने लीडर के गायब होने के बाद शेरन ने कमान संभालने का निर्णय लिया और सभी क्रू मेंबर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में खुलासा हुआ कि आर्क-1 को एक अज्ञात समस्या का सामना करना पड़ा था, जिससे जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इस वजह से क्रू 1 साल पहले ही जाग गया था। उनका मिशन प्रोक्सिमा बी तक पहुंचना था, लेकिन अब उनके पास सीमित भोजन और पानी था, इसलिए हर संसाधन का सावधानी से उपयोग करना जरूरी था। हालात नाजुक थे, लेकिन शेरन को विश्वास था कि वे इस मिशन को सफल बनाएंगे, क्योंकि वे मानवता की आखिरी उम्मीद थे। एक नया प्लान और बढ़ता टकराव बैठक के दौरान एग्नेस नाम की एक युवा वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि वे स्पेसशिप के अंदर ही सब्जियां उगा सकते हैं ताकि भोजन की समस्या हल हो सके। शेरन को यह विचार पसंद आया और उसने तुरंत ही कृषि सेक्शन में ऊर्जा भेजने का आदेश दिया। लेकिन जब स्पेंसर को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने शेरन से कहा कि इतने बड़े फैसले अकेले नहीं लिए जा सकते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी कि फसलें वास्तव में उगेंगी या नहीं। अपनी गलती का एहसास होने के बाद शेरन ने स्पेंसर से माफी मांगी, लेकिन साथ ही उसे यह चेतावनी भी दी कि आगे से उसकी अथॉरिटी को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने से पहले 2 बार सोचे। इस बहस को हल करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और लंबी चर्चा के बाद क्रू ने इस प्लान को मंजूरी दे दी। लेकिन तभी जहाज की ऑक्सीजन आपूर्ति अचानक गिरने लगी। क्रू मेंबर्स ने तुरंत अपने हेलमेट पहन लिए, लेकिन डोरान बेलर, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर था, मेडिकल रूम में बिना हेलमेट के फंस गया। सौभाग्य से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिससे उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। इधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स ने आखिरकार जैस्पर को खोज लिया, जो कि लाइफ सपोर्ट ऑफिसर था। उसे तुरंत स्थिति को सुधारने के लिए डेक पर लाया गया, लेकिन जैस्पर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। जैस्पर ने स्वीकार किया कि असली जैस्पर नहीं था। उसने इस मिशन में शामिल होने के लिए रिश्वत दी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास सिर्फ 30 साल बचे थे, लेकिन जैस्पर को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि पृथ्वी शायद उससे पहले ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसने इस मिशन में किसी भी कीमत पर शामिल होने की योजना बनाई। शेरन को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने जैस्पर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस बीच बेलर ने मेडिकल रूम के दरवाजे खोल दिए, जिससे उसने अपनी और कई अन्य लोगों की जान बचा ली। वहीं एलिसिया नाम की एक होनहार इंजीनियर इस खराबी का असली कारण पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इधर स्पेंसर और एक अन्य क्रू मेंबर को जहाज के बाहर भेजा गया, जहां उन्हें एक बड़ा ऑक्सीजन लीकेज मिला। उन्होंने उसे ठीक किया, जिससे जहाज की स्थिति कुछ हद तक स्थिर हो गई। एलिसिया की शानदार परफॉर्मेंस के कारण उसे लाइफ सपोर्ट का चीफ बना दिया गया, लेकिन फिर भी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। एक रहस्यमय हद में शेरन जैस्पर से मिलने गई
उसने उसे चेतावनी दी कि उसके झूठ की कीमत उसकी जान भी हो सकती है। लेकिन जैस्पर ने एक और चौंकाने वाली बात कही। वह अकेला नहीं था। इस जहाज में कई और लोग थे जिन्होंने अपनी असली पहचान छिपाई थी। शेरन यह सुनकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह इस पर कोई कार्रवाई कर पाती, क्रू ने जैस्पर की सजा तय करने के लिए एक बैठक बुलाई। लेकिन जब वे जैस्पर की सेल पर पहुंचे तो पाया कि कोई उसका गला काटकर उसकी हत्या कर चुका था। संदेह और नई मुसीबतें। अगले दिन स्पेंसर और उसका साथी जहाज के बाहर मरम्मत कर रहे थे, तभी मलबे का एक तूफान आया। स्पेंसर तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसका साथी मारा गया। वापस जहाज पर आने के बाद स्पेंसर को कुछ अजीब बातें समझ में आने लगीं। क्रू का 1 साल पहले उठ जाना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना, और अब जैस्पर की रहस्यमय हत्या। उसने डिपार्टमेंट हेड जेम्स से शेरन के बारे में सवाल किए। कैसे उसने बिना ट्रेनिंग के कमांड हासिल कर ली। इधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को पता चला कि जैस्पर की सेल के सभी रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए थे। फिर एग्नेस के फार्म की पानी की पाइप फट गई, जिससे जहाज में सिर्फ 9 दिनों का पानी बचा। सफाई के दौरान एग्नेस को खून से सना एक ब्लेड मिला। अब शक गहराने लगा कि हत्यारा यहीं पर है। क्या होगा आगे? असली कातिल कौन था? क्या शेरन वाकई भरोसेमंद थी? और क्या आर्क के मिशन के पीछे कोई और साजिश थी? अब मानवता को बचाने निकले ये लोग सबसे पहले खुद को बचा पाएंगे या नहीं? जब कातिल ने जैस्पर का गला काट दिया तो उसने ब्लेड को पानी की पाइप में फेंक दिया, जिससे पाइप फट गई। इसी वजह से एग्नेस उस ब्लेड को लेकर सीधे फेलिक्स के पास पहुंच गया। उधर ईवा की टीम जितना संभव हो सके उतना पानी बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन जेम्स शिप का बाहरी निरीक्षण कर रहा था, जबकि स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। निरीक्षण के दौरान जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी चीजें मिली। जैसे ही उसने उनमें से एक को उठाया, उसके दस्ताने पिघलने लगे। घबराकर वह तुरंत अंदर भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसका इलाज किया। दूसरी ओर ईवा चिंतित थी, क्योंकि पानी के टैंक आवश्यक दबाव तक नहीं पहुंच रहे थे। उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी को बताया कि उनके पास केवल 4 दिन का पानी बचा है। अगर पानी को सावधानी पूर्वक बांटा भी जाए तो भी यह अधिकतम 8 से 10 दिन तक ही चलेगा। यह सुनकर सभी डर गए, क्योंकि अब उन्हें जल्दी से कोई समाधान निकालना था। सौभाग्य से जल्द ही उन्हें अंतरिक्ष में एक धूमकेतु मिला, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी मौजूद था। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें किसी भी तरह उस धूमकेतु से पानी निकालना था। इस मिशन में जेम्स को धूमकेतु पर उतरकर पानी निकालने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अवा पूरे मिशन की निगरानी करने वाली थी। उनका मिशन सफल रहा और शिप पर लौटने के बाद जेम्स को खूब प्रशंसा मिली। पानी की समस्या हल हो जाने के बाद सभी को राहत महसूस हुई। लेकिन उसी रात स्पेंसर को एक गुमनाम संदेश मिला, जिसमें जैस्पर के सामान की लोकेशन दी गई थी। संदेश का अनुसरण करते हुए स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली, जिसमें एक वीडियो मौजूद थी। वीडियो में जैस्पर एक बार में शर्न का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था, जहां वह बेरहमी से एक बाइकर को पीट रही थी और अंत में उसका गला काट दिया। इस चौंकाने वाले खुलासे से स्पेंसर हैरान रह गया और तुरंत फेलिक्स को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शर्न को जैस्पर के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस सबूत के बावजूद शर्न का दावा था कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की वह नहीं है, बल्कि एआई द्वारा बनाई गई एक नकली छवि है। इसी दौरान एनएस परेशान था, क्योंकि बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी फसलें खराब हो रही थी। इससे पहले कि वह इस पर विचार कर पाता, जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए दस्तानों की जांच करने के लिए बुला लिया। उधर फेलिक्स शर्न से वीडियो के बारे में पूछताछ कर रहा था। शर्न ने जोर देकर कहा कि वह वीडियो में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय वह आस-1 से संबंधित एक बैठक में थी। लेकिन फेलिक्स उसके बयानों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे चारों ओर अजीब चीजें दिख रही थीं। दरअसल यह समस्या केवल फेलिक्स के साथ नहीं हो रही थी, बल्कि अन्य क्रू मेंबर्स को भी ऐसी ही समस्याएं हो रही थीं। कुछ समय बाद फेलिक्स को फिर से होश आया और उसने दोबारा शर्न से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान शर्न ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया, जिससे फेलिक्स के होश उड़ गए। उसने बताया कि वह और उसकी जुड़वा बहन डेनिस एक प्रयोगशाला में एक विशेष प्रयोग के तहत जन्मे थे। दोनों को खास तौर पर अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन
समय के साथ डेनिस अत्यधिक आक्रामक हो गई और लोगों की हत्या करने लगी। एक दिन उसने वही हत्या कर दी जो वीडियो में कैद थी। इस वजह से शरण को बाकी लोगों के साथ प्रशिक्षित नहीं किया गया था। शन की पूरी कहानी सुनने के बाद फेलिक्स को उस पर विश्वास हो गया और उसने उसे रिहा कर दिया। इसके बाद सभी लोगों को हो रहे अजीबोगरीब भ्रमों के बारे में चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान स्पेंसर ने जब शरण को देखा तो वह बेहद गुस्सा हो गया और तब और ज्यादा नाराज हुआ जब फेलिक्स ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने शरण को क्यों रिहा किया। चर्चा के दौरान इग्नेश ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि इन सभी भ्रमों के पीछे शायद उस पानी का हाथ हो सकता है जिसे उन्होंने धूमकेतु से निकाला था। लेकिन यह कहते ही इग्नेश अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर संजीवनी ने तुरंत खून के नमूने की जांच की और पाया कि धूमकेतु के पानी में एक ऐसा तत्व मौजूद था जिससे एलएसडी जैसे नशीले प्रभाव होते थे। इसी वजह से सभी लोगों को भ्रम हो रहे थे। इस खबर को सुनते ही शरण तुरंत डॉक्टर संजीवनी के पास गई और उसने बताया कि वह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन, आनुवंशिक रूप से संशोधित क्लोन है। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि डॉक्टर संजीवनी को इस बारे में पहले से पता था। शरण ने यह भी बताया कि उसने धूमकेतु का पानी पिया था, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसे शक था कि शायद उसके खून में कोई प्राकृतिक प्रतिरोधक भ्रम की स्थिति के कारण उसे बार बार अपनी मां दिखाई देती थी, जिससे वह हर विषय पर बातें कर लेती थी ताकि खुद को दिलासा दे सके। इसी बीच एंगर जेम्स के जले हुए दस्ताने की जांच कर रहा था जब उसे उन पर एक ऐसा पदार्थ मिला जिसके बारे में इंसान अब तक अनजान थे। इस खोज ने एंगर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस पदार्थ को किसी ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। उसे लगा कि यही वह वजह थी जिसने पहली गड़बड़ी पैदा की, जिसके चलते सभी लोग तय समय से पहले ही जाग गए। कुछ समय बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने डेटाबेस की जांच शुरू कर दी। वहां उसे पता चला कि शेरन एक क्लोन थी। यह जानकारी मिलते ही उसने शेरन पर अपनी असली पहचान छुपाने का आरोप लगाया। उसके अनुसार एक क्लोन स्पेसशिप का कप्तान नहीं बन सकता था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिम्मेदारी एक क्लोन को सौंपना मूर्खता थी। शेरन ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसिल के सामने ले गया। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने शेरन की बहन डेनिस का एक वीडियो भी दिखाया। इसके बावजूद काउंसिल के सभी सदस्य शेरन के समर्थन में थे क्योंकि वे मानते थे कि शेरन ने कई बार अपनी काबिलियत साबित की है। अंततः शेरन को आधिकारिक रूप से स्पेसशिप का कप्तान घोषित कर दिया गया। बिना समय बर्बाद किए उसने सभी क्रू मेंबर्स को उनके काम सौंप दिए। इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगर लगातार स्पेसशिप की गति बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। वे एक ओवरएक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे लेकर ग्रेगर ने ईवा को इसके ज्यादा गर्म होने के खतरे के बारे में आगाह किया। लेकिन चेतावनी के बावजूद ईवा ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया और ग्रेगर को इंजन की निगरानी करने का निर्देश दिया। उसने ग्रेगर से कहा कि अगर किसी आपात स्थिति में जरूरत पड़े तो वह पास मौजूद लीवर को खींच दे। इसके बाद ईवा किसी और काम से बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही वह इंजन रूम से निकली, ज्यादा गर्म हुए फ्यूल की वजह से भयंकर रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया। रेडिएशन इतनी तेजी से फैला कि ग्रेगर लीवर खींचने से पहले ही इसकी चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स ने स्पेसशिप की गिरती हुई गति पर ध्यान दिया और शेरन को इसकी सूचना दी। उन्हें संदेह हुआ कि शायद फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ है। अपने संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने ग्रेगर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर उन्होंने तुरंत ईवा को इंजन रूम में जाने के लिए कहा। जब ईवा वहां पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशन के कारण दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो चुके थे। ये देखते ही वह घबरा गई और तुरंत शेरन को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद पूरा क्रू रेडिएशन को बेअसर करने का तरीका ढूंढने में जुट गया। इसी बीच जैस्पर के खून की जांच के दौरान फेलिक्स को पता चला कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक गुप्त संदेश भेजा गया था। इस संदेश में यह खुलासा हुआ कि जैस्पर के मेमोरी कार्ड में महत्वपूर्ण जानकारी थी। जब स्पेंसर को एहसास हुआ कि जैस्पर उसके बारे में सब कुछ जानता था, तो उसने अपना राज छुपाने के लिए जैस्पर की हत्या करवा दी। इंजन रूम में ईवा की टीम एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई।
कुछ क्रू मेंबर्स रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और उन्हें बचाने का केवल एक ही तरीका था, कोई व्यक्ति इंजन रूम में जाकर लीवर को नीचे खींचे ताकि इंजन बंद हो सके। लेकिन जो भी अंदर जाता उसकी जान जाना तय था। शेरन ने सभी क्रू मेंबर्स से पूछा कि क्या कोई इस कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आएगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। जब किसी ने पहल नहीं की तो शेरन ने खुद अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन क्रू अपने कप्तान को भी खोना नहीं चाहता था। इसी बीच स्पेंसर बेलौर से मिलने गया। उसने बेलौर को पूरी स्थिति समझाई कि अगर इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा और इंसानियत का अंत निश्चित होगा। यह सुनकर बेलौर ने एक बड़ा फैसला लिया। अब तक उसने सिर्फ अपने लिए जिया था, लेकिन अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। उसने इस मिशन के लिए खुद को बलिदान करने का निश्चय कर लिया। एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर